अनमोल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं, वो तो ठीक है, उसका लॉ क्या होता है? मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच फोर्स लगता है ना। यूनिवर्स में जितने भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मासेस हैं, सब आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है हमारा? F इज इक्वल टू कितना? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसका प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक मारते तो F कितना आता है? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये फोर्स होता है किसके बीच में? बिटवीन टू मासेस। नोट करिए आप इसको। G को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। और G की वैल्यू कितनी होती है? इनटू कितना होता है? 6.67 इंटू कितना? 10 पावर -11 ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू हुई? दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। भाई ग्रेविटेशन का आपको पता है कितना ज़्यादा यूज होता है ना। किसी भी चीज़ को आप फेंकते हो तो हमेशा उसको अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है ना। अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है बिकॉज ऑफ क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। मून रिवॉल्व कर रहा है किसके राउंड? अर्थ के राउंड, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सैटेलाइट्स की जो मोशन होती है ना, जो मिसाइल्स की मोशन होती है, वो सब कैसे स्टडी कर सकते हैं? ग्रेविटेशन के हेल्प से। ठीक है, चलिए भाई लिखिए, इंपॉर्टेंट लिखिए, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, लिखिए आप। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल फॉर Newton's law of gravitation is applicable for point masses. Newton's law of gravitation is applicable for point masses. मतलब अगर दो पॉइंट मासेस हैं मतलब m1 m2 क्या होनी चाहिए यहाँ पे? हाँ, नहीं बात समझो ना भाई, प्लीज बात नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जगह लगेगा, समझे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबके बीच में लगती है ना, लेकिन जो लॉ होता है वो किसके लिए होता है? पॉइंट मासेस के लिए, या फिर स्फेरिकल बॉडीज हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस, मतलब बिटवीन टू पॉइंट मासेस। बिटवीन टू पॉइंट मासेस नहीं, उसमें नहीं लगेगा, उसको हम पॉइंट नहीं मान सकते, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मान लो दो रॉड रखी हैं, बात समझो, एक रॉड ऐसे रखी है और एक रॉड ऐसे रखी है, और मैं बोलूँ तुमसे फोर्स निकालो, तो तुम क्या करोगे? सारा मास सेंटर पे एज्यूम करोगे। यहाँ पे सारा मास सेंटर पे एज्यूम करोगे तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा नहीं करना, सेंटर मास मान लिया, समझे, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिखिए भाई, इज एप्लीकेबल बिटवीन टू पॉइंट मासेस। बिटवीन टू पॉइंट मासेस लिखा आपने, बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज, बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज and between a spherical body and a point mass, and between a spherical body and a point mass, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी के केस में सारा मास कहां पे मान सकते हैं हम? अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है ना, तो स्फेरिकल बॉडी में सारा मास कहां पे मान सकते हो आप? उसके सेंटर पे, ठीक है, बिल्कुल। तो मेरा कहने का पर्पस ये था कि अगर दो रॉड्स हैं ऐसे, देखो आप, ये इसका सेंटर है भाई, इधर देखते रहो तुम लोग, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है ना। तो इसमें आप अगर डिस्टेंस r है, भाई तुम लोग सुनते रहो यार, पॉइंट मत मिस करो। ये m1 m2 दो मासेस हो गए, ठीक है। तो इसमें आप ये नहीं लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू क्या? G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकते आप। बिल्कुल लिख सकते हो। अगर दो स्फेरिकल बॉडीज होती तो क्या होता बताओ? अगर एक स्फेरिकल बॉडी थी और एक स्फेरिकल बॉडी ये थी, इनके सेंटर में अगर डिस्टेंस r होती तो आप लिख सकते थे क्या कि F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। वहां चल जाता है ये फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। तो दूसरा पॉइंट लिखिए आप, ये ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लिखो
जैसे हमारा कोलम्बिक फोर्स क्या होता है भाई, नेचर में दो फंडामेंटल फोर्सेज हैं, कौन कौन से, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा वर्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि उसका पार्ट है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला एक जैसा होता है, बिल्कुल देखो आप, सिर्फ वहां पे चार्ज आता है मास के प्लेस पे, बाकी लॉ एक जैसा है भाई। अब बात नहीं करो आप लोग प्लीज, ठीक है। तो जो आपका कोलम्बिक फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। मीडियम कैसा भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जिसमें पढ़ा था ना तो वाटर वगैरह में तो कोलम्बिक फोर्स चेंज कर जाता है ना, जो कोलम्बिक फोर्स होता है वो चेंज कर जाता है अगर आप मीडियम चेंज कर दो। हाँ उसका कांस्टेंट, यहाँ पे यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हर जगह क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। हाँ तुम पानी में 2 मास रखोगे, हवा में रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वैक्यूम में रख लो, फोर्स क्या आएगा आपका, सेम आएगा, ठीक है। ये हो गया। और ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो भाई, सबसे पहले आप ये समझो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है भाई। अब आप लोग बात नहीं करो, रिकॉर्ड और लेक्चर कौन, इसलिए आपकी भी आवाज जा रही साथ में। चलिए लिखिए सम बेसिक प्रॉब्लम्स। 3 मासेस रखे हैं, ठीक है। हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 मासेस रखे हैं, ठीक है। एक मास को ने बीच में रख दिया, ये m है, ये m है, और ये भी, अच्छा ये तीनों स्मॉल m थे, हाँ इसको कैपिटल m कर दिया, ठीक है। तो कैपिटल m पे फोर्स बताइए, व्हाट इज फोर्स ऑन दिस कैपिटल m। बताओ भाई आप लोग, इस कैपिटल m पे कितना फोर्स आएगा। अलग-अलग है सर, डिस्टेंस और इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो क्या है, आर के लेना सर। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कैसा साइड का है, ये साइड आर है, BM आ जाएगा और नहीं यार देखो, ऐसा पहले सेंटर ऑफ मास निकालने ये इसको अटैक करेगा F फोर्स से, ये इसको अटैक करेगा F फोर्स से, ये इसको अटैक करेगा F फोर्स से, इक्वल फोर्सेस आएंगे बिल्कुल। कितने एंगल पे, तीनों 120 120 120। तो अगर आपके 3 फोर्सेस 120 पे होते हैं तो रिजल्टेंट उनका 0 होता है, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे इसको, सो यार ये लैमीज थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। लैमीज थ्योरम होती थी F1/psi है ना, ये ऐसे देख लो आप, ये F है, देखो ध्यान से देखो आप, दिस फोर्स इज F एंड दिस फोर्स इज F एंड व्हाट इज द एंगल 120। तो अगर आप इन 2 फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे, एंगल कितना है 120, क्या फॉर्म लगाओगे, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो आपको पता चलेगा जो रिजल्टेंट आएगा वो F आएगा और बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाएगा नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट विल बी क्या 0, ठीक है। सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, वो सेंटर से ही आएगा और उसमें सेंटर मास का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है यहाँ, उसमें सर r सेम पॉइंट आएगा तो r 0 हो जाएगा, तब तो इनफाइनाइट आ गया ना, सेंटर मास कॉन्सेप्ट नहीं चलता भाई, फोर्सेज है ना। आप बात समझो ना यार, उसको 3 बंदे खींच रहे हैं तो उसमें सेंटर मास कॉन्सेप्ट नहीं चलाओगे ना, अलग अलग इफेक्ट आ रहा है ना। हाँ रिजल्टेंट 0 हो गया, ठीक है क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन अगला जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा था, वेक्टर्स का बेसिकली क्वेश्चन है, तो जेई में, नीट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कराया था क्वेश्चन ये। देखो ये मासेस हो गए m m m एंड m, कितने मासेस हैं टोटल, 4 मासेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो आप लोग, ठीक है।
अब आपको इस पे फोर्स बताना है। हर्ष बताओ, फाइंड फोर्स ऑन दिस मास। इससे पहले अच्छा सुनो, इससे पहले क्वेश्चन और बताओ आप। वही प्रीवियस क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। देखो पहले आप उसका आंसर दिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे यहाँ पे M, यहाँ पे M और यहाँ पे हम 3 मास रखी हुई है, ठीक है। अभी आपको बताना है व्हाट इज फोर्स ऑन दिस मास। इस अकेले मास पे कितना फोर्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ किसी 2 पॉइंट के बीच में होगा निकालना। नहीं आप बात तो समझो यार, आप क्वेश्चन तो सुन लो पहले तुम लोग। ये 3 मासेस कहाँ रखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हैं। कितनी डिस्टेंस उनके बीच में, R एंड R। मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस मास। इसको कौन कौन खींचेगा यार, ये खींचेगा और इसको कौन खींचेगा, ये भी खींचेगा। मैं दोनों का रिजल्ट पूछ रहा हूँ, बताओ कितना है आंसर। भाई इसको ये खींचेगा ऐसे, ये भी इसको ऐसे खींचेगा, तो बताओ आंसर बताओ ना क्या। बताओ शिट कितना आंसर बैठेगा। अच्छा ये कितना फोर्स लगाया बताओ, ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे कितना फोर्स लगाएगा बताओ। Gm² बिल्कुल सही बोला, Gm² लगाएगा। ये कितना लगाएगा, सेम लगाएगा। बिल्कुल नहीं, 2 नहीं यार, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। एक बात बताओ, एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एक बंदा उसको F से इधर खींच ले और एक बंदा F से इधर खींच ले, तो आप आंसर क्या बोलोगे। 2F या 0 बोल रहा है, 2F क्यों नहीं बोला। कैंसिल कर रहे हैं ना। तो आप यहाँ भी वही बात समझिए ना, यहाँ क्या हो रहा है बोलिए। दिस फोर्स F दे आर मेकिंग एंगल कितना 60 डिग्री। हाँ तो अब देखो आप, ये अब आपको याद होना चाहिए। देखो अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, देखो ध्यान से देख लो आप लोग, यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हो आप। अगर 2 वेक्टर्स हैं आपके पास F और F, ठीक है, और एंगल कितना है 60 डिग्री, तो क्या दिक्कत है भाई। क्या फॉर्मूला होता है वेक्टर सम का, √a² + b² + 2ab cos थीटा। सीधे याद कर लो यार, मैंने आपको कई बार बोला है। अब आपको अगली बार ये बिल्कुल याद होना चाहिए, f² + f² + 2f² cos 60। अगर ऐसा करते हैं तो यू गेट रिजल्टेंट √3f। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, √3f आ जाएगा। और f कितना है यहाँ पे, और f कितना है, जो इसका इस पे फोर्स है वो है ना। क्या आंसर आएगा, √3 Gm²/r²। बताओ बात समझ आ गई, नोट कर लो इसको। ये एनसीईआरटी वगैरह से क्वेश्चन है, पूछ लेता है। फोर्सेस को ना विदाउट एक्शन का भी मत ऐड कर देना। और अगर कोई मास कहीं कोई पड़ा हो और एक हम मास डिफरेंस, वो सब जगह ट्रैक करेगा ना। सबको ट्रैक करेगा भाई। जैसे अभी ये चौक है, जैसे ये चौक क्या करी बताओ, सब पे फोर्स लगा रही है, सब पे लगा रही है, सब पे फोर्स लगा रही है। बोर्ड को खींच रही है, तुमको भी खींच रही है, मुझे भी खींच रही है, तुमको भी खींच रही है। लेकिन क्या हो रहा है पता है, फोर्स इतना वीक है ना, जो ग्रेविटेशन फोर्स है इतना वीक है कि वो पता ही नहीं चल रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स सिग्निफिकेंट कब होता है पता है, जब मास बहुत ज्यादा हो। क्योंकि आप देखो ना, यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है बहुत छोटा होता है। कितना होता है, 6.67 × 10⁻11। उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो जब प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, जब प्लैनेट्स आ जाते हैं तो प्लैनेट्स का मास बहुत ज़्यादा होता है, देन दिस फोर्स बिकम्स क्या, सिग्निफिकेंट। भाई ये चौक है, इसको तुम भी खींच रहे हो और अर्थ भी खींच रही है, सबका फोर्स अगर मैं भी खींच रहा हूँ, लेकिन जा कहाँ नहीं बताओ ये। अरे अर्थ की तरफ जा रही ना, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, ज़्यादा है। तो एक्चुअली सब एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जितने यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन फोर्स मतलब एक उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कब आएगी, जब मास क्या हो, ज़्यादा हो। तो अर्थ का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हर ऑब्जेक्ट पे अर्थ का फोर्स क्या होता है, डोमिनेट करता है। और जो सराउंडिंग में बाकी चीज़ें तो उनका फोर्स क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। बट लग सबके बीच में रहा है फोर्स, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए आप, अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट,
हाँ, अब स्क्वायर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो आप, ये प्योरली वेक्टर क्वेश्चन है। चलो आप लोग मुझे आंसर देने की कोशिश करिए कि स्क्वायर पे इस एम एंड एम 4 मासेस हैं, ठीक है, एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज ए। ठीक है, अब इस कोने वाले पे फोर्स निकालना है, ये जो कोने पे मास रखा है इस पे फोर्स निकालना है। चलो बताओ भाई। जो मास बिल्कुल कोने पे रखा है, अब जल्दी सॉल्व करो तुम लोग क्विकली। सर gm square 2 root 2 plus 1 by 2r। देखें, इन दोनों का वेक्टर सम निकाल दिया, इसी डायरेक्शन में आ रहा है और इसको स्क्वायर करके उसी डायरेक्शन में आ रहा है। कितना है आंसर फाइनल? gm square divided by। ठीक है, गुड। देखो आंसर भी आ गए। ये मास इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। देखो भाई, कितने फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है? gm square का r। ये फोर्स कितना होगा? जी एम स्क्वायर बाई कितना? ए स्क्वायर अट्रैक्ट कर रहा है इसको। क्यों? ये वाला जो मास है ये भी इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। कितने फोर्स है? विद द सेम फोर्स जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर? एंड व्हाट अबाउट दिस मास? ये मास क्या कर रहा है इसको? इसमें डायगोनल वाले फोर्स ये भी ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है। कितने फोर्स है? gm square by r। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? अब ये डायगोनल होता है स्क्वायर का, इसको याद होना चाहिए। दिस इज रूट 2a, तो ये रूट 2a का स्क्वायर आएगा। बताओ आएगा? और समझ में आ रहा है आपको तीनों? अब ये बताओ, ये जो हमारा जीएम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है और ये जीएम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर में कितना एंगल है? 90 का एंगल है। तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? बिल्कुल मिड में आएगा, नहीं आएगा? 45 पे आएगा। कितना होता है रिजल्टेंट 90 पे? रूट 2 टाइम्स। याद कर लो भाई, 90 पे रूट 2 टाइम्स हो जाता है अगर दो इक्वल वेक्टर्स है। 60 पे अभी भूल गया, अभी बताया, रूट 3 हो जाता है और 120 पे सेम रहता है। क्लियर? तो ये दोनों 90 पे ना, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ? रूट 2 टाइम्स। तो क्या होगा? बिल्कुल बीच में आएगा रिजल्टेंट, आएगा नहीं आएगा? कितना आएगा? रूट 2 टाइम्स। बताओ ये आएगा। और एक फोर्स वहां पे ऑलरेडी है। कौन सी फोर्स? जो ये वाला मास है इसकी फोर्स इस पे ऑलरेडी है। कितनी है फोर्स? प्लस जी एम स्क्वायर बाई क्या? अंडर 2a का स्क्वायर मारोगे तो 2a स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर दो यार। जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है और एक फोर्स ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो सारे फोर्स ऐड हो जाएंगे। तो जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड रूट 2 प्लस 1 बाई 2, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है? नोट करो भाई इसको। तो ये वेक्टर्स के क्वेश्चन है बेसिकली, और कुछ नहीं है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर। क्लियर? भाई वो 90 पे थे ना, तो रिजल्टेंट सेम आ गया ना। क्लियर? अब देखो यार, एक क्वेश्चन अगला है ना। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये भी मैं आपको ग्रेविटेशन की बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। ठीक है, देखो अगली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास मास है कैपिटल एम, समझो भाई। ठीक है, और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो फ्रैगमेंट्स में। देखो एक फ्रैगमेंट ये हो गया
स्मॉल एम, और दूसरा कितना हो गया कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ठीक। और इनको मैंने कुछ डिस्टेंस पर रख दिया, देखो एक फ्रैगमेंट मैंने यहाँ पे रख दिया स्मॉल एम, और दूसरा फ्रैगमेंट हमारा ये हो गया कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। डिस्टेंस कितनी इनमें, डिस्टेंस इज आर, ठीक। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि इनको कैसे ब्रेक किया जाए, ठीक है, कि इन दोनों में जो फोर्स है वो मैक्सिमम आ जाए। क्वेश्चन समझे यार, मान लो मेरे पास है 10 kg का मास है, ठीक है, मैं इसको तोड़ के क्या करूंगा, बहुत सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं एक को तोड़ के 1 kg का बना दूंगा और दूसरा 9 kg का, एक 2 kg का, दूसरा एक 1.5 और 8.5, ऐसे मैं उनको तोड़ के रख दूंगा। आपको ऐसे ब्रेक करना है 10 kg को कि जो इनके और इनके बीच में फोर्स आ रहा है, किसके बीच में, जो आपने फ्रैगमेंट्स तोड़े हैं उनमें मैक्सिमम फोर्स आ जाए। बताओ भाई, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है, आपको सीधा ये रिजल्ट याद रखना है। हाँ, थोड़ा लॉजिकली सोचो। अच्छा चलो मैथ्स हटा के सोचो आप, जब आधा ब्रेक करेंगे, क्यों आधा ब्रेक करेंगे और सर एंगल रखेंगे 0 डिग्री का बीच, तब आएगा सर। क्योंकि सर अगर हम एक को ज्यादा अगर अज्यूम करो 10 का 6 पर 24, 5 का है तो 5 5 से 25 ऐसे। जो मैं सही बोला इन्होंने, ये बोला कि जो फोर्स होता है किस पर डिपेंड करता है, मास के मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करता है ना। नहीं, F कितना होता है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो मैंने 10 kg को इन्होंने बोला कि सर 2 और 8 में तोड़ दो, एक 2 kg का एक 8 kg का, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, अरे 16 आएगा ना यार। एक 3 kg और 7 kg कर दो, कितना आएगा 21, 1 kg और 9 कर दो, अरे मल्टीप्लिकेशन 9 आ जाएगा यार। तुम देखो मल्टीप्लिकेशन कब मैक्सिमम आएगा, जब वो बिल्कुल 5 और 5 होंगे ना, तो उस टाइम पे मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। समझे? तो ये बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअली याद रखना है कि अगर हमें किसी मास को 2 पार्ट्स में तोड़ना है और तोड़ने के बाद उनके बीच में फोर्स क्या आना है, मैक्सिमम आना है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब आप दोनों मासेस को क्या करोगे, आप इक्वली ब्रेक करोगे। ये हमने अपना हिट एंड ट्रायल से देख लिया। देखो 1 9 में मल्टीप्लिकेशन 9 आया, 2 8 में 16 आया, पढ़ रहा है ना, 3 7 में 21, 4 और 6 में 24, और 5 और 5 में क्या 25। ये मैक्सिमम आएगा, इससे मैक्सिमम नहीं आ सकता। क्लियर? अब जब तुम इसको बुक्स वगैरह में देखोगे तो उन्होंने कैसे सॉल्व कर रखा है, मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट देखो, समझो आप। ये स्मॉल एम है, क्लियर, ये कितना है कैपिटल माइनस स्मॉल एम। फोर्स निकाले इनमें, कितनी फोर्स आएगी बताओ। देखो जी एम और एम माइनस एम बाई आर स्क्वायर, बोलो ये फोर्स आएगी, अरे कोई डाउट? ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल एम, है ना, दिस फोर्स इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन तो था, स्मॉल एम की क्या वैल्यू हो जिससे कि फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो अगर कभी फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, समझे, तो उसमें पता क्या करना होता है, उसको डिफरेंशिएट मारना होता है मैक्सिमम और मिनिमम निकालते समय। ठीक है, तो अब देखो क्या करोगे आप, लिखो आप df बाई डी एम इज इक्वल टू 0। अरे मैक्सिमम में यही तो होता है यार, कि जब कोई चीज मैक्सिमम होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्लियर? तो अभी फोर्स क्या होना है बताओ, अरे फोर्स को मैक्सिमम करना है यार, किसके लिए मैक्सिमम करना है, किसके लिए? तो क्या करेंगे हम, f को m के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट मारेंगे और उसको क्या पुट कर देंगे 0, और स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी आपको पता ही है, m/2 आ जाएगी। क्यों? चलो देखो, लिखो df बाई डी एम इज 0। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते ना डिफरेंशिएशन में, क्यों? तो g बाई आर स्क्वायर को तो निकाल दिया बाहर, अरे कांस्टेंट तो बाहर आ गया ना यार। और क्या बचेगा बताओ, d बाई डी एम ऑफ कितना, अरे mm हो जाएगा ना यार, और माइनस क्या m, इसको मैं 0 पुट करना है ना, कांस्टेंट तो हट ही गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, स्मॉल m का तो 1 हो जाएगा ना, कितना बचेगा, कैपिटल m बचेगा भाई, और m स्क्वायर का कितना हो जाएगा, m स्क्वायर का 2m हो जाएगा, nx n माइनस 1 से ना। देखो m माइनस 2m इज 0, समझ आ रही बात यार? ये तो कांस्टेंट है जी बाई आर स्क्वायर, इसको तो भूल जाओ। d बाई डी एम ऑफ कैपिटल m स्मॉल m का कितना हो गया, 1 हो गया, तो कैपिटल m बच गया। m स्क्वायर का कितना हो गया 2m, तो m माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्मॉल m कितना आ गया, यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू आ गई
m/2, नोट कर लो। सर वैसे एक और पर डबल डिफरेंशिएट करते हैं देखने के लिए कि हाँ वो जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। तो भाई इसको तो एज ए फैक्ट याद रखना है। अरे क्लास चल रही मैम, पता है क्लास चल रही। सर इसमें अगर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हाँ। अगर पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमम हो गई, और अगर नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमम आएगी। तो हम इसको एक बार डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो मिनिमम आएगा मैक्सिमम। मिनिमम आ जाएगा, देखो डिफरेंशिएट मारो एक बार उसको। तो सर मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम निकालना है। भाई याद रखना है इसको एज ए फैक्ट, क्या कि अगर किसी मास को तोड़ा है मैंने 2 पार्ट्स में एंड फोर्स इज मैक्सिमम, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब दोनों इक्वल हो। हर्ष बात समझ में आ गई? तो दोनों आपको करा दिया, बाकी आपको वैसे याद रखना है उस तरीके से, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से वर्ल्ड बहुत खतरनाक है, कोरोना भी चल रहा है तो कोरोना बढ़ रहा है, भी बढ़ेगा फिर। 20,000 केस हो गए, खत्म हुआ जुलाई अगस्त में जाके कहीं। तुम्हारा एग्जाम और लेट हो गया, देखना। क्या जुलाई में आएगा, और क्या जुलाई से पहले नहीं होगा नीट, फॉर्म ही नहीं है। हाँ अभी सारे लेट होगा। अभी तुम बात समझो ना, जो टीचर्स है ना जो मेडिकल कॉलेज में, उनका बहुत लोड होता है। अभी अगला बैच अभी गया है, कब पता है? 15 जैन के आसपास बच्चे गए हैं अभी, 2 महीने पहले। अब तो तुम और पहुंच जाओ वहाँ पे जुलाई में, समझे? उनका तो भी खत्म नहीं हुआ होगा सिलेबस, तो अभी गए ना 15 जैन में। यार मतलब टीचर्स पे लोड पड़ जाएगा ना, फैकल्टी थोड़ा पढ़ा दोगे तुम, और उनके और भी काम होते हैं। वो क्लासेस भी लेते हैं, जो बड़े टीचर्स होते हैं वो वहाँ भी नहीं वो क्लासेस भी लेते हैं, और बाकी ओपीडी वगैरह में बैठते हैं। भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बड़े बड़े टीचर्स वो हैं फैकल्टी, उनका डबल लोड होता है ना यार। तो उन्होंने बोल रखा है भाई अभी कुछ नहीं होगा, सब क्रैश कर जाएगा, तो इसलिए एग्जाम तुम्हारा नहीं यार लेट होगा सब। हाँ तो पढ़ लो, समझ लो, समझे? पेपर आ रहा है बहुत आसान, कट ऑफ जाएगी बहुत ऊपर, समझे? जेईई मेंस में जो बच्चे आज बताया था 25 में जो 22 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, 21 क्वेश्चन है ना, उनकी परसेंटाइल 98, 798 घूम रही है। मतलब जो 25 में पूरे 25 करके आएगा उसी की 100 के आसपास आ रही है, और 98 पे कुछ नहीं मिलता, पता है तुमको? सर इस पिछले साल 650 पे कुछ 2000 रैंक 3000 अटकी थी, और इससे पिछले साल 650 पे कुछ 400-500 आ रही थी। चलो चले भाई नेक्स्ट देखिए। चलो भाई एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो आप। अभी हम लोग सिर्फ भाई प्लीज बात नहीं, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 मासेस हैं एम एंड 2 प्लैनेट्स हैं। ये मुझे क्वेश्चन बाद में कराना था, बट चलो अभी करा देता हूँ मैं। ये वैसे तो ये उसका है सेटेलाइट वाले का, बट आप सॉल्व कर सकते। 2 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सेम मास के आइडेंटिकल। सुनो भाई क्वेश्चन समझो, ये अभी आया क्वेश्चन है रिसेंटली, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं ना, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने के बाद वो एक दूसरे को सर्कल में घुमा रहे हैं। भाई ऐसा होता है यूनिवर्स में, बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को घुमा रहे हैं। कोई एग्जांपल बताओगे? अच्छा अर्थ के अराउंड मून क्या कर रहा है बताओ? मून घूम रहा है किसकी तरफ? मून के, अर्थ के चारों तरफ, लेकिन साथ में अर्थ भी मून के चारों तरफ घूम रही है। तो सीन ये होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा सीन नहीं होता है कि ये अर्थ और ये मून ऐसे से घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो दोनों पता क्या है, दोनों दूसरे घुमा रहे हैं। तो ऐसा सीन कब बनता है पता है? ऐसा सीन तब बनता है अगर 2 प्लैनेट्स के मास क्या हो, लगभग सेम हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, समझे? सेम मास हो या थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, तो वो एक दूसरे को पता क्या है, एक दूसरे की ग्रेविटी में घूमने लगते हैं। ऐसे से बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो आपस में घूम रहे हैं। अभी हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है?
सन कहाँ पे? सन अरे यार सन सेंटर पे, और बाकी सब उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सिस्टम होते हैं इनको तो बाइनरी प्लैनेट्स, बाइनरी मतलब दो प्लैनेट्स, वो सिर्फ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली किसका है? बाइनरी प्लैनेट्स का है। एक लाइन में आंसर आएगा। क्वेश्चन सुनो क्या है, लिखो आप, नोट कर लो। 2 planets are moving around each other in a circular path. Two planets are moving around each other in circular path. ठीक है, ब्रैकेट में लिखना बाइनरी सिस्टम, आपको याद रहेगा कि मैं आगे भी कराऊंगा। ब्रैकेट में लिखना बाइनरी सिस्टम, दिस इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स। बाइनरी का मतलब तो है 2 से 2 है ना, 2 सिस्टम, 2 प्लैनेट्स का सिस्टम हो गया। फाइंड ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, उनके घूमने की स्पीड क्या होगी? अच्छा तो किस स्पीड से घूम रहे हैं? अरे इससे पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन है आपको, इधर देखो। चलो भाई बताओ, ये देखो, ये सन है, इधर देखो आप, ये सन हो गया, ठीक है, और ये अर्थ हो गई। अर्थ बहुत छोटी होती है, आपको पता है? क्या कंपैरिजन होता है बताओ? 10 to the power 8 something का कुछ। नहीं, अर्थ और सन का कंपैरिजन कितना होता है बताओ? 10 to the power 220 30 या 200 times bigger है सन। सन नहीं, बहुत बड़ा है सन। सर सन का मास 10 to the power 40। देखो कंपैरिजन, सीधा कंपैरिजन ये होता है कि जितना बड़ा फुटबॉल है, कौन सी? जितनी बड़ी फुटबॉल होती है ना, और एक उतना सन होता है। और जो निडल की टिप होती है, बिल्कुल बिल्कुल इतना ही है। जो निडल की टिप होती है ना, पतली निडल बिल्कुल, उसकी जो टिप होती है वो अर्थ है। अब तुम समझ लो। हाँ मतलब बहुत बड़ा होता है। मेरा कहने का मतलब है कि सन के आगे अर्थ की कोई वैल्यू नहीं है, और अर्थ के अंदर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। फुटबॉल ग्राउंड में पी का पी समझ गए ना, सन बहुत बड़ा है। खैर, मेरा ऐसा बोलने का पर्पस क्या था? बंद करो भाई इसको। मैं ये बोलना चाह रहा था, सुनो, कि अगर सन बहुत बड़ा है तो सन अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सन क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। बाकी प्लैनेट्स के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो सन इज एट रेस्ट। तो चलो भाई बताओ, अर्थ की स्पीड कितनी है? हर्ष बताओ। अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है, तो मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड सन? अरे अर्थ को घूमने के लिए क्या चाहिए? घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सबको चाहिए होता है यार, जो घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, उन सबको क्या चाहिए? अब ये बताओ, अर्थ को घूमने के लिए जो ऐसा चक्कर मार रही चारों तरफ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? सन से आएगा। कितना आएगा बताओ? जी मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ अर्थ अप बाय आर स्क्वायर। बोलो ऐसा है नहीं है? इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्यों? और एम किसका लोगे वहां पे? अरे कौन घूम रहा है भाई? अर्थ घूम रही है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर एंड फाइंड वी। अंडर रूट ऑफ GMS by R। लिख लो, एम से एम कट गया, बस फॉर्मूला गया। आगे वैल्यू कितने? आगे वी की वैल्यू GMS बाई आर आ गई वैल्यू, बोलोगे? फिर ऐसे पिछले वाले की आगे हाँ अंडर रूट ऑफ GM by R। हाँ, नहीं उस पर सुनो, उस पर थोड़ा पंगा है। यहाँ कोई किसी को डाउट? मास दोनों का सेम है सर, तो एक मास हट जाएगा। सुनो तो, ये आ गया आंसर। अब अगले सीन में पता क्या होगा? जिसमें दोनों प्लैनेट्स के मास बराबर है ना, वहां पता क्या होगा? देखो यहाँ क्या होगा, अब सुन लो भाई। जब 2 प्लैनेट्स का बाइनरी सिस्टम बनता है, तो वो जो उनका सेंटर ऑफ मास आता है ना, क्या बोला मैंने? जो उनका सेंटर ऑफ मास आता है उसके राउंड घूमते हैं वो। तो देखो कैसे घूमेंगे, पता है? ये देखो, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा बताओ? अरे बीच में आएगा ना यार। तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, और ये ऐसे घूमेगा। थोड़ी देर बाद ये प्लैनेट यहाँ पहुंच जाएगा, और ये प्लैनेट ये यहाँ पहुंच जाएगा। समझ गए?
फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा घूम के, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास उनका कहाँ रहेगा बताओ? जो था वहीं रहेगा, समझ गए ना? सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा और ये सेंटर ऑफ मास को सेंटर मान के ऐसे ऐसे दोनों ऐसे घूमते रहेंगे, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन था, ये डिस्टेंस कितनी थी? ये डिस्टेंस r थी, जाओ रिकॉर्ड हो रहा है। डिस्टेंस कितनी थी? r थी। बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? हर्ष बोलो। कौन घुमाएगा? gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। चलो g m स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये क्या आ गया? फोर्स आ गया। mv स्क्वायर अपॉन r/2 हो जाएगा। अब ये तुमको सोचना चाहिए था यार, नहीं भाई? इसकी रेडियस हाफ हो गई ना? वो देखेंगे ना कुछ पॉइंट से, तो सेंटर ऑफ मास तो आप सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं। हाँ हाँ, तो रेडियस हाफ हो जाएगी ना भाई? हेलो, हाँ बोलो। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाएंगे आ जाएंगे। मैं भी तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ, क्लास चलेंगे, कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक, मैं कॉल बैक करता हूँ। बोलो भाई, आ गया आंसर? कितना आ गया? अंडर ऑफ। अब सुना है, इसमें बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा सिस्टम था ये? बाइनरी सिस्टम था, ठीक है? अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चल रहा है, उसी के एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन क्या है, अभी नीट में आया ये, अभी ये 2 साल पहले नीट में आया। जेईई में तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या है, और ओरिजिनल क्वेश्चन तो किसी स्टैंडर्ड बुक का है, हालांकि अच्छी वर्मा में दिया हुआ है। आपको हर मॉड्यूल में, हर कोचिंग के मॉड्यूल में क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर्स में मिलेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कितने प्लैनेट्स हैं? देखो मैंने छोटे बड़े बना दिए, बट तीनों आइडेंटिकल हैं, सबके मास है में, और रेडियस सबकी कितनी है? यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी नीट में है, बस 2-3 साल पहले है। ये अच्छी होने का शॉर्ट एग्जाम्पल है, समझो। अब ये सब क्वेश्चन रटने पड़ेंगे, जितने मैंने कराए ना क्वेश्चन, सब तुम्हें बिल्कुल दिमाग में बैठे होने चाहिए, सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, ठीक है? अब ये प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? ये तीनों एक दूसरे तीसरे को घुमा रहे हैं, समझे? जैसे अभी बाइनरी सिस्टम था ना, ये टर्शियरी सिस्टम टाइप का हो गया। इसमें 3 प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को घुमा रहे हैं, ठीक है? तो अब इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा बताओ? ये सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, ठीक है? तो ये ऐसे 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 तीनों घूम रहे हैं। थोड़ी बाद ये प्लैनेट कहाँ पे होगा बताओ? ये प्लैनेट यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर और यहाँ पे आएगा, ये और यहाँ पे, और ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? तीनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कल में घूम रहे हैं। अरे बात समझ आ गई भाई? अब यार ये जब यूनिवर्स बना होता है ना, तभी सिस्टम बन जाता है। अगर आप इनको रोक के छोड़ दो तो क्या होगा बताओ? क्यों? एक बात बताओ, अगर इन तीनों मासेस को रोक, मतलब अर्थ को रोक दिया जाए तो क्या होगा बताओ? अगर अर्थ को, और मून भी रुक जाएगा। नहीं भाई, अगर अर्थ घूम रही है सन के राउंड और सडनली किसी तरह से अर्थ स्टॉप कर जाए, जब रुक जाए, तो फिर क्या होगा? सन उसको क्या करेगा बताओ? सन अंदर खींच लेगा ना? क्यों नहीं खींच पाता? क्योंकि जब यूनिवर्स बना था उस टाइम कुछ ऐसा सिस्टम बन गया कि अर्थ में क्या हो गई, एक मतलब ऐसे समझो, ऐसे हाई फाई थ्योरी है, बट हम इस लेवल पे ये समझ सकते हैं कि जिस समय ये अपना यूनिवर्स बना होगा उस समय अर्थ में एक एंगुलर स्पीड आ गई होगी, किसके तरफ? तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बैलेंस कर रही है। हाँ, समझे ना? तो इस वजह से क्या कर रहा है वो बताओ? वो घूम रहा है। अगर अर्थ को स्टॉप कर दिया तो फिर क्या होगा? जाके घुस जाएगा सन में। यही बाइनरी सिस्टम में होता है। अगर बाइनरी सिस्टम में दोनों प्लेट्स को रोक दिया जाए तो क्या होगा बताओ? अगर घूमे ना एक दूसरे के अगेंस्ट, अगर घूम ना रहे हो ना, तो पता क्या होगा? ये सब कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। इसे तो घूमता रहता है। अब घूमने में क्या होता है बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लग रहा है, लेकिन तुम्हारे में क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो तुम अंदर नहीं घुस पाते हो। तुम क्या होता है? तुम्हारी डायरेक्शन क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, ठीक है? तो ये 3 प्लैनेट्स हैं, समझे? और ये सब एक दूसरे की ग्रेविटी में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, ठीक? रेडियस कितनी इसकी? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी स्पीड बतानी है, फाइंड स्पीड ऑफ किसी एक की स्पीड बता दो।
देखो 3 planets are moving, 3 planets of equal masses are moving in circular path under mutual gravitational force, under mutual gravitational force. मतलब एक दूसरे की वही म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स. फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट्स. सबकी ऑर्बिटल स्पीड सेम होगी. और लिख लेना इसको प्रीवियस और नीट लिख लेना. ये क्वेश्चन आगे थोड़ा टफ है, ठीक है, लेकिन नीट में इसलिए आया है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बुक में दिया रहता है. जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है ना फिजिक्स की, सब में क्वेश्चन दिया होता है. तो इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि ऐसा क्वेश्चन आप पहले से करके आओ. तो देखो भाई यार, इसको कौन घुमाएगा बताओ. अच्छा तुम लोग देखो, सर 2 फोर्स लग रही है उधर, एक ये फोर्स और एक यहाँ पे. देखो, देखते हो उधर, और एक ये फोर्स. पता उनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? सेंटर में आएगा, टुवर्ड सेंटर आएगा ना. और बस यही इसको क्या करेगा, ये इसको घुमाएगा. इसमें स्पीड ऐसे होगी, समझ गए? इसकी कहानी क्या होगी बताओ? इसकी वही कहानी होगी. ये इसको ऐसे खींचेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा, रिजल्टेंट इधर आएगा, और फिर क्या होगा बताओ? ये सर्कल में घूमेगा. तो जैसे हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चन किए, क्या किया बताओ? पहले हमने क्या निकाला? सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला, और उसको किसके कॉल कर दिया? एम स्क्वायर बाई आर के कॉल कर दिया. काम हो गया. वही काम करना है एग्जैक्टली. हर्ष बताओ इस पे कितना फोर्स आ रहा है? ये एंगल 60 है ना, अभी तो निकाला था इक्वेटर एंगल पे. √3 GM स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. इतना मुश्किल भी नहीं है इस पे. हाँ भाई चेक करते हैं भी, आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है. √3 GM स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये क्या है बोलो? दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, mv स्क्वायर बाय r के साथ क्योंकि 60 है ना. ठीक, अब ये किसके इक्वल होगा? mv स्क्वायर बाय r के साथ क्योंकि वो नहीं, इसका आर के इक्वल नहीं हुआ, तो यही तो गलती है 60 डिग्री है ना वो. ना भाई. 30 अच्छा 30 उधर आ रहा है. ठीक है सर. दोबारा सुनो तो. रेडियस क्या होगी इसकी बताओ? एक मिनट. यार इसकी रेडियस ये बनेगी. क्यों? ये तो रेडियस बनेगी. √3r और ये क्या है बताओ? ये आर है. तो यार तुम यहाँ पे आर कैसे लिख दोगे? मैंने इस रेडियस को क्या लिखा? देखो इसको क्या लिखा मैंने? आर डैश लिख दिया. यहां से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर. √3r के दो. ये वैल्यू कितनी आएगी बोलो? दिस इज r/2. आएगी नहीं आएगी? यस सर. और ये एंगल कितना आएगा बोलो? 30 आएगा. ये बेस है r/2 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? r बाई डैश. ये r डैश हो गया ना, इस इक्वल टू कितना? cos 30. देखो यहाँ से r डैश की वैल्यू आ जाएगी r/√3. r डैश की वैल्यू कितनी हो गई? r/√3. मैंने क्या कहा 60 डिग्री बना दी थी बस. सेम करके 60 डिग्री लिख दिया. तभी वो आ रहा था. तो r डैश का कितना आ गया बताओ? √3r. r/√3 आएगा. तो वैल्यू पुट करो, शायद v कितना जाएगा देखो. ये सारे एम सेम है यार, मैं कैपिटल एस सॉल्व कर देता हूँ. तो शायद √GM/r ही आ रहा होगा. देखो कितना आ रहा है? cos 30 √3/2 होता है ना. r डैश इज r/√3. देखो सही लिखा हुआ, एक बार चेक कर लो. कैल्कुलेशन चेक करो एक बार. √3 GM स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा, ठीक है. और ये एम स्क्वायर बाई आर डैश के इक्वल r/2 बाई आर डैश cos 30 √3/2. r डैश r/√3. ठीक है, आ गया आंसर. हमने कॉन्सेप्ट लिया है. जब स्टार्टिंग में वो निकाल रहे थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है. इसमें सेंटर ऑफ मास क्यों लग रहा है? इस सेंटर मास से घुमाएगा ना यार, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं. तो स्टार्टिंग में देख रहे थे कि मतलब वो अपना फोर्स से ट्रैक करेगा. अट्रैक्शन तो अलग चीज़ है ना. अट्रैक्शन में सेंटर मास थोड़ा लगा दोगे तुम. मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है,
उसको 4 लोग अलग अलग खींच रहे हैं, तो सबकी फोर्स निकालो, अलग अलग उसको ऐड करो, है ना। वहां ऐसा नहीं कर सकते ना कि तीनों का मास मारे तो 0 आ जाएगा, समझे। पहले बिल्कुल बेसिक पे सोचा प्रोजेक्ट कि बेसिक पे क्या हो रहा है। फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, इधर 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 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो उसको वेक्टोरियल में ऐड करना है ना। नोट कर लिया भाई, हर्ष नोट कर लिया। अब इसमें एक स्क्वायर का क्वेश्चन मिलता है, वो तुम लोग घर पे कर लेना कि 4 प्लैनेट्स किस पे रखे हैं, स्क्वायर पे रखे हैं। फोर्स में तुमको निकलवाई दिया था आज, फोर्स निकलवा दिया था, उसको किसके इक्वल कर दोगे, mv² बाई r डैश के इक्वल। r डैश कितना लिखोगे बता दो मुझे वापस, क्यों। अगर ये 4 प्लैनेट्स हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब एक दूसरे की ग्रेविटी में घूम रहे हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, तो मैंने आपको इसमें फोर्स निकलवाया था आज। उस फोर्स को किसके इक्वल करेंगे, mv² बाई r के इक्वल। और r कितना लिखोगे बताओ, r में ये डिस्टेंस लिखोगे, समझे। ये मैंने ए लग रखा था ना, ये हमारा r आएगा, सर्कल रेडियस के बनेगी, समझे। तो जो आज मैंने आपको इस पे फोर्स निकलवाया था, उस फोर्स को हम किसके इक्वल कर देंगे, mv² अपॉन r। और r कितना आएगा बताओ, डायगोनल कितना होता है बोलो। अरे याद कर लो यार, डायगोनल √2a होता है स्क्वायर का, क्यों, ये उसका हाफ हो गया, तो a बाई √2 आ गया। तो जो हमारी फोर्स आई थी, उस फोर्स को हम किसके इक्वल कर देंगे, mv² अपॉन a बाई √2, क्लियर ना। बस वहां से हमारा v आ जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इस पे बेस्ड है, ठीक है। फिर लिखो आप अगला क्वेश्चन, लिखो आप नेक्स्ट। अब ये जो जितने क्वेश्चन है ना, ये सब इलेक्ट्रोस्टेट्स में भी हैं, ग्रेविटेशन में भी हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको फिर दोनों में रिलेशन समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, बिटवीन 2 स्फेरिकल बॉडीज एंड बिटवीन स्फेरिकल बॉडी एंड पॉइंट, बाकी तो नहीं चलने का ये, ठीक है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लिखो आप फोर्स बिटवीन, पहले आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करो। फोर्स बिटवीन ए रॉड एंड ए पॉइंट मास, फोर्स बिटवीन, लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, रॉड एंड ए पॉइंट मास। तो सर यहाँ पॉइंट मास ले लेके इंटीग्रेट करेंगे। देखो इसकी लेंथ L हो गई, मास कितना होगा इसका, मास इज m, हाँ ठीक है। यहां से r डिस्टेंस पे एक मास रखा हुआ है, कितना है, दिस मास इज स्मॉल m, ठीक है। अभी हमें फोर्स फाइंड करना है किसके बीच में, बिटवीन दिस रॉड एंड दिस पॉइंट मास, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मुझे बिल्कुल प्रॉपर बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये मत बोला इंटीग्रेट करेंगे, है ना योगेश, पूरा प्रोसीजर बताओ। लैम्डा ले लो, इस लैम्डा इक्वल्स टू m by l कर लो, mx स्मॉल dm मान लो, सर dm को निकाल लेंगे l के रिस्पेक्ट में, और सर उसे इंटीग्रेट कर देंगे फिर, क्योंकि सर हमारे को पता है नहीं पूरी बात एकदम टू द पॉइंट, एक पॉइंट बताओ, सारी बातें बताओ, पूरा क्वेश्चन बताते हैं सॉल्व करो। हाँ मतलब क्या क्या सबसे पहले क्या करोगे बताओ। dm मान लेंगे, पहले ये बोलोगे कि भाई ये रॉड कैसी है, अरे क्या रॉड पॉइंट मास है, रॉड पॉइंट मास नहीं है ना, ये क्या है, पॉइंट मास है। क्या करना पड़ेगा बताओ पहले, ये बोलो कि रॉड को पॉइंट मास से तोड़ेंगे, पूरी बात करो। रॉड को किससे ब्रेक करोगे, पॉइंट मास से ब्रेक करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, अरे यार स्टेप वाइज ना, उस पॉइंट मास के बीच में और इसके बीच में फोर्स निकालोगे फोर्स, जो फोर्स आएगा उस फोर्स को इंटीग्रेट मारोगे। तो सिर्फ ये मत बोलो इंटीग्रेट मारेंगे, पूरी बात करो कि रॉड को क्या करेंगे, पॉइंट मास से ब्रेक करेंगे, एक छोटा पॉइंट मास निकलेगा, उस पॉइंट मास इस पॉइंट मास के बीच में क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, जो फोर्स आएगी उस फोर्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये पूरी बात हुई ना। तो आप बताओ मुझे स्टेट वो कैसे लेते हैं, एलिमेंट कैसे लेते हैं, बिल्कुल सही, यहां से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट लेता है छोटा सा, दिस एलिमेंट इज dx। अब योगेश बताओ इसका मास कितना होगा, रचित बताओ इसका मास कितना होगा, m by l, ये क्या है
इंटू डी एक्स, ये क्या हो गया, ये डी एम हो गया। ठीक है, आप क्या करें बताओ, इस डी एम के बीच में और इसके बीच में क्या निकालेंगे, फोर्स। ये ध्यान रखना कि हमेशा एक्स पे डी एक्स एलिमेंट लेते हैं। बताओ फोर्स कितना आएगा, जी, ये मास कितना है एम, ये कितना है डी एम, और डिस्टेंस कितनी है, ये फोर्स आ गई। बोलो आ गई, जी एम डी एम बाई एक्स स्क्वायर। डी एम की वैल्यू पुट कर दो। हाँ, जीरो से हल नहीं करेंगे, जी एम बाई एक्स स्क्वायर और डी एम की वैल्यू कितनी है, एम बाई डी एक्स। लिख दी वैल्यू। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जितने कांस्टेंट होते हैं उनको उठा के बाहर कर देते हैं, समझे। जैसे यहाँ पे डी एक्स है तो जितने एक्स के टर्म होंगे वो सारे इंटीग्रेशन में जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बताओ क्या क्या बाहर आएगा, जी एम एम बाई एल बाहर आ जाएगा। ठीक है, जी एम एम बाई एल बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बचेगा बताओ, डी एक्स अपॉन स्क्वायर। लिमिट बताओ अर्चित, कहाँ से कहाँ लगेगी, लिमिट कैसे डिसाइड करते हो, जहाँ पहला एलिमेंट शुरू होता है, R से X। और सोच के बताओ सब लोग। अरे पहला एलिमेंट, 0 से L प्लस R। पहला एलिमेंट यहाँ पे ना। आप बात सुनो, आप लोग डेट में बहुत गड़बड़ी करते हो, छोटी सी बात होती है, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते हो। क्या वेरी कर रहा है यहाँ पे बताओ, पहले बताओ वेरी कौन कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है ना। लिमिट किसकी लगेगी, एक्स की लगेगी। समझ में आ रही बात। अब जब तुम्हें लिमिट पूछा जाए तुम सोचो कि पहला एलिमेंट कहाँ पे है और वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, और सोचो लास्ट एलिमेंट कहाँ पे है, वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एल प्लस आर। भाई अब हवाबाजी मत क्या करो आप लोग, सी बिल्कुल टू द पॉइंट सोचो कि पहला एलिमेंट यहाँ शुरू होगा। बताओ यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, अरे मेरे भाई आर के इक्वल एक्स की वैल्यू। लास्ट एलिमेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर मैं पूछूं यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो आर प्लस एल नहीं हो जाएगी, तो लिमिट क्या लगेगी, आर से आर प्लस एल। क्लियर सभी को, ठीक है। तो आर से आर प्लस एल लगेगी लिमिट। तो ऐसे देखा करो, आप कंफ्यूज मत हुआ करो बिल्कुल। पहला एलिमेंट देखो क्या है, लास्ट एलिमेंट का है। अब लिमिट वैसा था ना, लोग लिमिट बहुत गड़बड़ी करते हो। फर्स्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई करो, लास्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई करो, जो वैरी हो रहा है उसकी वैल्यू देख लो। ठीक है, तो जी एम एम बाई एल, ये ऊपर जाएगा कितना बन जाएगा बताओ, एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स बन जाएगा। तो जी एम एम बाई एल लिमिट कहाँ से, आर से आर प्लस एल। इसका इंडेक्शन क्या आएगा बताओ, एक्स पावर माइनस 2 का इंडेक्शन क्या आएगा, अपॉन माइनस 1 ना। ये तो फॉर्मूला होता है यार, पूरी मेडिकल की फिजिक्स से निकल जाती है। एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये फॉर्म, ये इंटीग्रेशन आ गया आर से आर प्लस एल। ठीक है, तो जी एम एम बाई एल बाहर हो गया। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना। और लिमिट क्या लगेगी, आर से आर प्लस एल, ये तो लगेगी लिमिट। लिख लो पहले यहाँ तक। अब मेडिकल में आया क्वेश्चन, अभी 2-3 साल पहले सोच लो, समझे। देखो फिजिक्स में हर चैप्टर में बताया क्या होता है, कुछ मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, समझे। कितना आएगा बताओ भाई, जी एम एम बाई एल आ गया। लिमिट पुट करते हैं, कितना आएगा, -1 बाई आर प्लस एल एंड माइनस कितना, -1 बाई आर। क्यों, हाँ, दिस इज जी एम एम बाई एल एंड 1 बाई आर माइनस 1 बाई कितना, आर प्लस एल। सर ये आ गया, ठीक है, अपॉन आर ब्रैकेट में आर प्लस एल अंदर वाला। तो जी एम एम बाई एल, एलसीएम कितना आएगा इसका, आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ऊपर कितना आएगा, नेगेटिव आर प्लस ऊपर एल आ जाएगा, एल से एल कैंसिल होगा देखना। तो फाइनल आंसर याद करना भाई आपको, फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर जी एम एम बाई कितना, आर इंटू आर प्लस एल। दिस इज फोर्स। ये सर रॉड का हो गया, ऐसे हर ऑब्जेक्ट का निकलेगा।
ठीक है, सब ऑब्जेक्ट का सेम तो नहीं होगा। नहीं अलग अलग आएगा, है ना। अब अगले में हम लोग और डिफरेंट बॉडी स्पीड में देखेंगे, ठीक है।